स्टूडेंट्स, मैं पीयूष शर्मा। आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 सब्जेक्ट है हमारा साइंस। इसमें मैंने आपको लेसन 5 में तक जो बताया था वो हमारा केमिस्ट्री के लेसन थे, और जो लास्ट लेसन था वो था हमारा पदार्थों का पृथक्करण, मतलब कि जो पदार्थ के अंदर जो हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उनको हम किस तरीके से अलग करते हैं। आज जो मैं आपके सामने लेसन लेकर आया हूँ वो है हमारा बायोलॉजी का लेसन, जिसका नाम है कोशिका संरचना एवं इसके कार्य। तो बच्चों, कोशिका को इंग्लिश में सेल्स बोलते हैं, और इस वीडियो को जब मैं आपको ये बताऊंगा तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, तभी ये आपके समझ में आएगा। बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो हमारी बॉडी है, हमारा जो शरीर है, ये किस चीज़ से बना हुआ है, तो आप बोलेंगे खाल है, हड्डी हैं, मांसपेशियाँ हैं। कभी आपने सोचा ये जो हमारी स्किन है, मसल्स हैं, और जो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, एक बड़े ऑर्गन से लेकर छोटे ऑर्गन्स तक किस चीज़ के बने हुए हैं? तो इसको मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से बच्चों एक घर की दीवार एक छोटी सी ईंट से बनी हुई होती है, वो एक इकाई होती है, ऐसी ही हमारे शरीर जो है उसकी जो एक सबसे छोटी इकाई है, सूक्ष्म इकाई है, उसको हम बोलते हैं कोशिका। क्या मतलब? सेल्स। ये हमारी बॉडी की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, मतलब इसी से हमारी बॉडी को एक शेप मिली है, इसका एक स्ट्रक्चर है। और यही क्या है, जब इसका जो स्ट्रक्चर है, जब ये पर्टिकुलर रूप से एक साथ कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में जितने भी सारे कार्य हैं, जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं डेली की, वो सभी सक्षम हो पाती हैं। तो बात करते हैं हम कोशिका की। अब बच्चों, मैं आपको बता दूं, सन 1665 ईस्वी में डॉक्टर रॉबर्ट हुक ने, ये वैज्ञानिक के बच्चों बहुत ही फेमस बायोलॉजी के वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कि जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको इन्होंने माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा, और देखने के बाद उन्होंने ये देखा क्या कि इसके अंदर इस टाइप के कुछ कोष्ठक बने हुए थे। क्या बने हुए थे बच्चों? कुछ कोष्ठक बने हुए थे, और कैसे? ऑक्टागन की शेप में बने हुए थे। ऑक्टागन का मतलब जिसके 8 कोने हो, ये इस टाइप से बना हुआ था। ठीक है, तो अब इसको देखने के बाद इन्होंने इसका क्या नाम रखा? रॉबर्ट हुक ने इसका नाम रखा बच्चों, इन्होंने सेल्स, मतलब कोशिका। अब ये तो हमारे बात क्लियर होगी कि सन 1665 ईस्वी में डॉक्टर रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सर्वप्रथम खोज की थी। ठीक है, और कैसे की थी? मधुमक्खी के छत्ते को उन्होंने लिया और सूक्ष्मदर्शी जो था उस पे स्लाइड को रखा, और स्लाइड पे इसका एक नमूना लिया, उसको रखा, रखने के बाद उसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद उन्होंने कैसी आकृति दिखी उसमें बच्चों उनको इस टाइप की आकृति नजर आई, और इसको उन्होंने क्या बोला? उसको बच्चों क्या बोला उन्होंने? सेल्स बोला। तो हमें ये तो समझ में आया कि सेल्स है क्या, इसको हमने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा है। अब अगर मैं बोलूँ कि ये सेल्स है, इसमें क्या क्या कार्य हैं, संरचना इसकी, और क्या क्या इसके काम करने के निर्देश हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे जो मैंने बच्चों कोशिका लिखा है, हमारे संसार में एक छोटे से जीव से लेके, अमीबा से लेकर एक रेडवुड वृक्ष जो 100 फीट लंबा होता है, और एक 30 फीट की जो हमारी वेल होती है, वहां तक जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो किसी न किसी सेल से मिलकर बने होते हैं। और इन दोनों ये जो जीव हैं हमारे संसार में जितने भी हैं, उनको हमने 2 भागों में बांटा बच्चों। एक को बोलते हैं हम एक कोशिक जीव, एक कोशिकीय जीव, ठीक, और एक को बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे एक कोशिकीय जीव है, इसमें कौन कौन से जीव जंतु आते हैं। इसमें बच्चों वो जीव जंतु आते हैं या वो सूक्ष्म जीव आते हैं जो खाली एक ही सेल से मिलके बने हुए हैं, लाइक अमीबा, ठीक, पैरामीशियम, ये पैरामीशियम और यूग्लिना। ये जितने भी बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, ये बच्चों एक कोशिक या एक कोशिका से मिलके बने हुए होते हैं। अब अगर मैं ये बोलूं कि इसमें ऐसे कौन से जीव जंतु हैं, ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं जो बहुकोशिक होते हैं, तो बच्चों इन सभी चीज़ों को छोड़कर, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना को छोड़ के जितने भी इधर आने वाले पेड़ पौधे, चाहे छोटा सा पौधा हो या बड़ा पौधा हो, पेड़ पौधे, मनुष्य और जीव जंतु बच्चों, हमारे जीव छोटे छोटे और जानवर, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? ये सब बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है उसमें अगर मैं कोशिका की बात करूं तो वो 1 बिलियन से लेके ट्रिलियन तक होती है, मतलब करोड़ों अरबों में संख्या होती है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि एक कोशिक और बहुकोशिक जीव जो हैं, इनको हमने किस प्रकार से अलग किया, इसका आधार क्या था? इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ये एक लेवल अप है बच्चों। 2 कोशिका होती हैं इसी में, आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, जैसे कोशिक, बहुकोशिक। अब इसमें आता है हमारा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। आज हम यहाँ पे हैं,
हम इस संसार में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अगर हम इस वातावरण के अनुकूल अपने शरीर को या अपने आपको अगर इन परिस्थितियों में नहीं ढालते तो हम भी बच्चों एक डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाते, ठीक है, और हम भी उन जो जीव विलुप्त हो गए हैं उनकी तरह आज हमारा भी अस्तित्व नहीं होता। तो हमारे अंदर कौन सी कोशिकाएं हैं बच्चों? जटिल कोशिकाएं, जो आने वाले मौसम के अनुसार मान लो या वातावरण के अनुसार मान लो या बदलती परिस्थितियों के हिसाब से हम अपने शरीर को चेंज कर लेते हैं। लेकिन जो डायनासोर थे और आपका एक डोडो पक्षी था, ये जितने भी थे, ये इनकी कोशिकाएं कैसी थी बच्चों? सरल कोशिकाएं थी, जो कि आने वाले वातावरण और जो भी जितने डिजास्टर से जितनी भी हमारे प्राकृतिक संपदाएं थी उनको ये अपने अनुसार नहीं ढाल पाए, इसलिए विलुप्त हो गए। अब इसमें मैंने आपको बताया एक कोशिक, बहुकोशिक, संख्या के बारे में बताया कि जो एक कोशिक जीव होते हैं वो खाली एक ही सेल्स के बने होते हैं। मैंने यहाँ पे आपको अमीबा के बारे में भी बताया था। अब इसकी मैं आपको एक क्वालिटी बता देता हूँ बच्चों। ये जो अमीबा होता है इस टाइप से, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होती, ये अमीबा है। अभी मैंने जो बनाया बीच में ये बच्चों होल्स नहीं है, इसका क्या है? केंद्रक। ये चीज़ बहुत समझने की है। केंद्रक, केंद्रक का मतलब क्या है? जो बच्चे किसानी करते हैं, जिनके घर पे उनके फादर या फिर उनके जो अंकल्स हैं वो मतलब किसान हैं, तो उन्हें पता होगा कि अगर वो अपने खेत में गन्ना लगा रहे हैं तो गूल में वो ऐसा नहीं है कि जो उसकी आँख होती है गन्ने की उसको दरांती से छील के फिर लगाएं। लगा के देख लेना 1 महीने 2 महीने 15 दिन में भी उसके अंदर से नया पौधा निकल के नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा, जो गन्ना था उसका जो केंद्रक था, जिसको हम आँख बोलते हैं दैनिक जीवन में, वो तो हमने उसकी वैसे फिनिश कर दी। क्या फिनिश कर दिया? उसका एक केंद्रक फिनिश कर दिया। ये हर बच्चे ने रामायण देखी होगी, लॉकडाउन में चलाई गई थी सरकार के द्वारा। तो आपने देखा था जब राम ने रावण को मारा था तो उन्होंने बताया था कि इसके कहीं भी तीर मत चलाओ, ये नहीं मरेगा, इसके नाभि में तीर चलाओ। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा था, वो अपने टाइम का इतना बड़ा वैज्ञानिक था कि उसने अपनी नाभि के अंदर, अपनी टूणी के अंदर केंद्रक को विस्थापित कर लिया था। मतलब कि उसका केंद्रक कहाँ था? नाभि के अंदर। आप उसके कहीं भी तीर मारते वो नहीं मरता। राम इतनी बार ट्राई कर रहे थे, बार बार उनके नए नए सिर आ रहे थे, बार बार आ रहे थे, तो यही तो बात थी, क्योंकि वो उनके चेस्ट पे कभी गर्दन पे उनके तीर मार रहे थे, नहीं मर रहे थे वो। लेकिन क्या हुआ उसमें जैसे ही जब बताया विभीषण ने कि घर का वेदी लंखड़ा है, जो कहावत है कि इसके नाभि पे तीर मारो, क्योंकि इसने क्या करा है, अपने केंद्र को विस्थापित कर लिया। आप कितनी बार तीर मारोगे, इसके बार बार सिर आते रहेंगे। जब तक रामायण का बच्चों केंद्रक नष्ट नहीं होता। या छिपकली की अगर मैं बात करूँ आपसे, छिपकली आपने बहुत मारी होंगी, उनकी पूंछ दोबारा आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी पूंछ में भी क्या होता है बच्चों? केंद्रक होता है। मतलब आप कितनी बार तोड़ दो उसकी पूंछ को, चाहे मिक्सी से पीस दो, कुछ भी कर दो, उसकी पूंछ दोबारा आ जाएगी। क्यों? क्योंकि छिपकली की पूंछ में क्या होता है बच्चों? केंद्रक होता है। अब मैं समझ सकता हूँ कि आपको एक केंद्रक के बारे में पता चल गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था। अब जैसे मनुष्य है, मनुष्य की उंगली काट दो, दोबारा आएगी? नहीं आएगी। क्यों? केंद्रक नहीं है। आप अपना हाथ काट दो, नहीं है केंद्रक। ये चीज़ आप देख सकते हो प्रैक्टिकली। आप स्पाइडरमैन 2 पिक्चर देखना, उसमें जो साइंटिस्ट था ना, जो नाले के अंदर बैठ के प्रैक्टिकल कर रहा था, उसने अपने अंदर उसी डीएनए का जो छिपकली की पूंछ में जो होता है उसी का इंजेक्शन अपने अंदर लगाया था। लेकिन उसका हाथ तो आ गया था वापस, लेकिन उसके पूरे बॉडी के अंदर, पूरे ब्लड के अंदर वही वायरस अंदर फैल गया था और पूरा का पूरा वो एक छिपकली के अंदर ही, छिपकली के समान ही चेंज हो गया था। तो ये रही आपको समझाने वाली बात कि एक कोशिक जीव क्या होते हैं, बहुकोशिक जीव क्या होते हैं। इसमें मैंने बताया यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक बताया, इनकी संख्या के बारे में बताया। अब मैं बताऊंगा कि इनकी आकृति क्या क्या होती हैं। अब बच्चों जैसे मैंने आकृति की बात करी, इनकी जो आकृति होती है वो अलग अलग होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि अमीबा, जो मैंने भी आपको बना के दिखाया बच्चों, उसका स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दिया था, ये एक कोशिकीय जीव है, ठीक। अब इसकी आकृति कैसी है बच्चों? इसकी आकृति गोलाकार हो सकती है, अंडाकार हो सकती है और समान भी नहीं हो सकती, चेंज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं किसी बहुकोशिक जीव की बात करूं, बहुकोशिकीय जीव में बच्चों में यहाँ पे एक ऐसा सेल्स बनाने जा रहा हूँ जो आपको 9th स्टैंडर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस तरीके से बच्चों, इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है। और ये हमारी बॉडी में बच्चों बहुत सारे होते हैं। इसके बारे में अगर आपको बताऊँ तो जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपने गर्म चाय छू ली और आपका हाथ एकदम से हट गया, तो वो इसी के थ्रू होता है। वो मैसेज कहाँ जाता है? हमारे ब्रेन में जाता है। ब्रेन क्या करता है? उस एक्शन पे रिएक्शन करता है और हमारा हाथ एकदम हट जाता है। मुझे बताने में 10 सेकंड लग रहे हैं, लेकिन वो काम 1 माइक्रो सेकंड से भी आधे टाइम में हो जाता है। ये इस टाइप से इसका चित्र होता है, ये डायग्राम, ठीक है। ये अभी तो नहीं है, लेकिन ये मैंने बता दिया है। लेकिन आपके जब आप 9th स्टैंडर्ड में जाओगे तभी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है कि
कोशिका संरचना क्या है या न्यूरॉन क्या है, इसका सचित्र वर्णन करो। ये इस टाइप से इसको हम बोलते हैं कोशिका तंत्र, कोशिका तंत्र। और इसमें क्या होता है, अगर हम कोई भी चीज़, अगर गर्म चीज़ छू ली या हमारा करंट लग गया, हमारा हाथ एकदम से हट गया, या किसी ने हमारी आंख पे टॉर्च मारी, हमारी आंखें ब्लिंक कर गई, तो ये सारे के सारे फंक्शन इसके अंडर होते हैं। इस पे मैसेज आता है बाय सेल्स, मतलब कोशिकाएं हैं हमारे हाथ में, इस पे मैसेज आएगा, ये किसको भेजेगा, ये भेजेगा बच्चों बोन मैरो को। बोन मैरो में अभी आपको बताऊंगा होता क्या है। बोन मैरो, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों मेरुरज्जु। इसके पास जब मैसेज आएंगे, कोई भी संदेश आएगा, तो वो कहाँ जाएगा, फिर हमारे ब्रेन पे। मान के चलो ये ऑनर है, ये मैनेजर है, और ये एक तरीके से इनके एजेंट है, काम करने वाले एम्प्लॉय हैं। तो पहले इनके पास मैसेज आया, इनके पास आने का संदेश बोन मैरो पाएगा, बोन मैरो किसको ट्रांसफर करेगा, हमारे ब्रेन को। फिर ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन इस पर रिएक्शंस करेगा, और फिर ब्रेन उस एसएमएस को किसको रिएक्शन करेगा, बोन मैरो को। अब बोन मैरो ये देखेगा कि हमारे पैर में चोट लगी है तो वहाँ दर्द हो रहा है, कि हमारी सामने से कोई आंखों पर टॉर्च मार रहा है, तो वो इसका काम है कि कहाँ पे जाके हमें रिएक्शंस करना है। अब बात आती है बोन मैरो की। बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको। क्रिश 3 देखी होगी आपने। क्रिश 3 में जो विवेक ओबेरॉय ऋतिक रोशन के बोन मैरो निकाल लेता है, मतलब उसकी बॉडी में से बोन मैरो निकाल के अपनी बॉडी में डाल लेता है वो। तो ये वो चीज़ होती है कि अगर ये हमारी बॉडी में है तब तो हम एक तरीके से चलायमान हैं, अगर ये हमारी बॉडी में नहीं है तो हम एक जिंदा लाश हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं बच्चों हमारी बॉडी के, बोन मैरो, ब्रेन और ये न्यूरॉन। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैंने अभी आपको बताया केंद्रक, कि इसके क्या क्या पार्ट होते हैं। सबसे पहले मैं इसका पार्ट बताऊंगा आपको, न्यूक्लियस, केंद्रक। अब इसमें हम बात करेंगे कि ये जो हमारी कोशिका है इसके अंदर क्या क्या होता है। तो बच्चों इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर मैं बोलूं तो कोशिका कला, कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म, ठीक है, और केंद्रक, ये सारे इसके अंग होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं इसके अंग होते हैं, ईयर्स, नोज, लिप्स, ऐसे ही जो हमारी कोशिका है, जो सेल्स है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे आकृति, कि इनकी आकृति कितनी होती है। बच्चों इनकी आकृति होती है 10⁻⁻6 मीटर, मतलब 1 नैनोमीटर से इनकी स्टार्टिंग होती है, मतलब कि वो सबसे छोटा इनका पार्ट होता है या सबसे छोटी इनकी इकाई होती है। और अब जैसे मैंने आपको शुरू में वीडियो में बोला था रेडवुड के बारे में, जो 100 फीट लंबा होता है वृक्ष, सबसे बड़ा वृक्ष होता है पूरे संसार में। और जब मैंने पानी में रहने वाली जलीय जीव व्हेल का नाम लिया था, जो 30 फीट तक की लंबी होती है। और मैं आपको बता दूं, जो पक्षियों में एक क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में, कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है, और जो मनुष्य का अंडा होता है, अपने जो भी जीव जंतु में मनुष्य जो होते हैं उनका अंडा सबसे छोटा होता है। इनके साइज के बारे में आप हाई स्टैंडर्ड में जाके पढ़ोगे। तो आकृति की बात मैंने आपको बताई। अब मैं बताऊंगा आपको कोशिका कला। ये कोशिका कला का मतलब क्या होता है बच्चों, इंग्लिश में होता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। अब अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, एक सेल्स है, आपने देखा होगा जैसे चीकू का बीज ऊपर से ब्लैक होता है, अब उसके ब्लैक लेयर को हटाओगे, कवर हटाओगे, तो अंदर से कैसे निकलेगा, व्हाइट निकलेगा। तो जो भी हमारी कोशिका है उसके ऊपर भी एक लेयर लगी हुई होती है, और इस लेयर का कार्य ये होता है कि अगर मैं इस बोर्ड में से हाथ मारूं तो ऐसा नहीं है कि मेरे चोट लग जाए। क्यों? क्योंकि मेरी जो स्किन है, ये जिस भी टिश्यूज या जिस भी कोशिका की बनी हुई है उसके ऊपर एक लेयर है। वो लेयर ऐसी है कि अगर हल्के अचानक से अगर मेरी बॉडी कोई भी आघात हो, या कि मान के चलिए कि मेरी बॉडी में अगर हल्का सा ताप का महसूस हो, तो ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे बच्चों के दिमाग में, आप बच्चों 2 घंटे नहा के देख लेना स्विमिंग पूल में, अरे मेंढक को छोड़ कर देख लेना, आपकी बॉडी हल्के हल्के फूलने लग जाएगी, खाल छूटने लग जाएगी, लेकिन मेंढक की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक झिल्ली पाई जाती है, मेंढक के अंदर झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये झिल्ली ऐसी होती है कि जो मेंढक की स्किन में तो होती है लेकिन हमारी स्किन में नहीं होती। इससे क्या होता है, मेंढक जो अपनी बॉडी से वाटर को फिल्टर करता रहता है, लेकिन हमारी बॉडी जो है उसके अंदर ये लेयर नहीं होती, और हमारी बॉडी जो है अगर हम ज़्यादा साबुन लगा के भी नहा लेते हैं तो वो हल्के हल्के छूटने लग जाती है। ये डिफरेंस होता है जो जीव जंतु जो होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, उनकी स्किन में और मनुष्य की स्किन में। अब मैंने बताया आपको कोशिका कला के बारे में, अब बताऊँगा कोशिका भित्ति के बारे में कि ये जो है हमारा इसका क्या है। कोशिका भित्ति, इसका कार्य क्या है बच्चों, हमारी जो सेल्स हैं उनको 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए, प्रोटीन और वसा, मतलब फैट की और प्रोटीन की। अब इन चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करना, अपने अंदर कलेक्ट करना किसका कार्य है बच्चों, कोशिका भित्ति का कार्य है। जैसे हम क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं तो हमारा फूड कहाँ पहुँचता है पहले बच्चों, जो ग्रास नली है जिसको हम ऑसोफेगस बोलते हैं, उसके बाद कहाँ जाता है बच्चों, वो स्टोमच में जाता है।
स्टोर मतलब थोड़ी देर के लिए रुकता है, वो स्टोर होने के बाद वहाँ से उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद जब हमें शक्ति मिलती है तो वो सारा का सारा कहाँ जाता है, हमारे सेल्स तक पहुँचता है। सेल्स क्या करते हैं, प्रोटीन को और फैट को स्टोर कर लेते हैं। देखा है आपने, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जो जिम जाते हैं, वो क्या करते हैं, अलग से सप्लीमेंट्री का पाउडर का डिब्बा लेते हैं, या एस्टेरॉइड्स कैप्सूल्स आते हैं वो लेते हैं, या ज़्यादा ज़्यादा प्रोटीन शेक लेते हैं, हॉर्लिक्स पीते हैं बच्चों, बॉर्नवीटा पीते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है, वो हमारे बॉडी सेल्स पे जाके लगता है, और हम क्या हो जाते हैं, 3-4 महीने में हमारी बॉडी बन के रेडी हो जाती है। तो ये है हमारा कोशिका भित्ति के बारे में। अब आया कोशिका द्रव्य। इसका मतलब क्या है, बच्चों में वीडियो बना रहा हूँ, हिल रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, मेरी आंखें भी चल रही हैं, हाथ भी चल रहे हैं, तो हमारे बॉडी का मूवमेंट होना, हमारी बॉडी का चलना, ये सारा किसके थ्रू है, कोशिका द्रव्य के थ्रू है। क्यों, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि एक तो आपने ले लिया बच्चों बिल्कुल हरा पत्ता, ठीक, आप उसको मड़ोड़ोगे तो एक मिनट टूटेगा नहीं वो, क्यों, क्योंकि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर मैं बोलूँ एक आपने सूखा पत्ता ले लिया, क्यों, यहाँ पे तो आपने ले लिया एक ऐसा सेल्स जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सब कुछ है। इसके अंदर बच्चों बीच में क्या होता है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या, कोशिका द्रव्य। यही क्या करता है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, या इसके अंदर संकुचन की मात्रा को बनाए रखता है। इसलिए हम अपनी बॉडी को हिलाते हैं, डुलाते हैं, चलाते हैं किसी भी तरीके से। आपने देखा बॉलर बॉलिंग कराता है, या जो जिम्नास्टिक वाले होते हैं, एथलीट होते हैं, ये नए नए स्टंट्स करते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर एक कोशिका द्रव्य ना हो, समझ गए, क्वेश्चन आता है कि 60 साल की उम्र के बाद जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके घुटनों में दर्द होने लगता है। पहली बात तो अगर बोन से रिलेटेड है तो प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन के बाद क्या नहीं है उसके कोशिकाओं के अंदर, कोशिका द्रव्य नहीं है, इसकी कमी हो रही है। ये कमी क्यों होती है, क्योंकि ये तो बच्चों एक उम्र के बाद कम होता रहता है हमारी बॉडी के अंदर से। प्रोटीन भी कम होता है और कोशिका द्रव्य भी कम होने लगता है। इसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। अब बच्चों लास्ट है हमारा केंद्रक। केंद्रक के बारे में मैंने आपको बताया था, आपको एग्जाम्पल गन्ने वाला एग्जाम्पल दिया था, छिपकली के पूंछ का एग्जाम्पल दिया था, एक मूवी के बारे में मैंने आपको बताया, और रामायण में जो जब श्री राम जब रावण का वध करते हैं तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे ये बना दिया, ये हमारा अमीबा, ठीक है। अब ये अगर मैं बोलूँ कि आप अमीबा को यहाँ से काट दो चाकू से, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 अमीबा बन जाएंगे। यहाँ से काट दो, 2 अमीबा बन जाएंगे। लेकिन ऐसे मैंने काट दिया, इसका केंद्रक कट गया, तो ना तो आगे जाके तो दूसरा अमीबा बनेगा ये, ना तो ये जिंदा रह पाएगा, ना ही ये जिंदा रह पाएगा। क्यों, क्योंकि हमने जो उसका केंद्रक था वो यहीं नष्ट कर दिया। जैसे मैं आपको बताया था मैंने आपको कि आप गन्ना अगर उगाने जा रहे हो तो गुल में आप ऐसा करना, उसकी आंखों को छील कर रख देना दरांती से, फिर लगा देना। कितने भी खाद लगाना वो बाहर निकल के नया पौधा आएगा ही नहीं। तो ये जो आज हमारा लेसन था, इसमें मैंने कोशिका के बारे में बताया कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, इसी से हमारे सारे ऑर्गन बने हुए होते हैं। ये हमारे शरीर में 1 बिलियन से लेकर ट्रिलियन तक की इनकी संख्या होती है। इनके अलग अलग कार्य हैं, इनकी संरचना अलग अलग है, ठीक है। इसके अंदर जो इसके पार्ट्स हैं, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, कोशिका कला और केंद्रक। और सबसे मुख्य कौन सा पार्ट है बच्चों, ये केंद्रक, जो मैंने अभी आपको बताया है, करेक्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही, और ये जो हमारा लेसन है कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके बारे में आपको जो PDF देंगे वो जिस दिन वीडियो जाती है उस दिन दे देंगे। तो थैंक यू सो मच, सी यू लेटर।